नमस्कार, बहुजन संवाद में आपका स्वागत है। आज है रविवार। आज हमारा कार्यक्रम हम करते हैं सप्ताह का बैठक। इसमें हम अपने किसी ऐसे साथी से परिचय कराते हैं जो समाज के लिए और खास करके बहुजन के अधिकारों के लिए, उनके जीवन मूल्यों की रक्षा के लिए सतत संघर्ष करता रहता है। अमूमन हम देखते हैं कि हमारे बीच साथी रहते हैं, हमारे बीच संघर्ष करते रहते हैं, हमारे बीच पूरा अपना जोशो खरोश से लगे रहते हैं, आंदोलन में रहते हैं, लेकिन हम उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में कभी उनके व्यक्तिगत जीवन में झाँक के देखने की कोशिश नहीं करते हैं या उससे अछूते रहते हैं। तो इस हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि अपने साथियों के बीच से और ऐसे साथियों के बीच से उनसे परिचित कराना, हम सबको खुद परिचित होना और अपने अपने दर्शकों को उनसे परिचित कराना। ऐसे में आज हमारे बीच एक हमारे वरिष्ठ साथी, प्रसिद्ध लेखक, इतिहासविद और जिन्होंने अपनी जिंदगी, अपनी शिक्षा दीक्षा तो शुरू की बायोमेडिकल इंजीनियरिंग से, आईआईटी बॉम्बे से इन्होंने अपनी शिक्षा शुरू करके और मेडिकल कैरियर शुरू किया 1973 में। पर लेकिन आज ये जाने जाते हैं या इनकी विशेषज्ञता है समाज विज्ञान के क्षेत्र में। इनकी इनकी विशेषज्ञता है धर्मनिरपेक्षता के क्षेत्र में। इनकी विशेषज्ञता है सांप्रदायिकता विरोध के संदर्भ में और एक सर्वधर्म समभाव के समाज स्थापना के संदर्भ में आपका परिचय है, आपकी ख्याति है। हम चर्चा कर रहे हैं प्रोफेसर राम पुनियानी जी का। प्रोफेसर राम पुनियानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आपके ही अपने ही कार्यक्रम बहुजन संवाद में। तो सर, हम शुरुआती दौर में ही हम चाहेंगे कि आपका प्रारंभिक परिचय, आप कहाँ पैदा हुए, आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या थी और आपकी सामाजिक पृष्ठभूमि क्या थी? देखिए, मेरा जन्म वैसे तो हुआ था पंजाब में, जो अभी पाकिस्तान में चला गया। तो पाकिस्तान में जब भारत का बंटवारा हुआ, तो हमारा परिवार पंजाब के झंग जिले से यहाँ आया नागपुर, और नागपुर में ही मेरी पूरी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हुई। और हमारा परिवार रिफ्यूजीज का परिवार था, तो जीने का भी एक संघर्ष रहता था। पर मुझे एक बात का बड़ा अच्छा लगता है कि उस संघर्ष को बड़े मज़े से लिया हमने। हम में से सब भाइयों ने उसको बहुत मज़े से लिया। और सुविधाएं नहीं थी, स्कूल में पढ़ने के लिए किताबें नहीं थी, तो साथियों से किताबें लेके पढ़ते थे और ठीक-ठाक वो करियर चला। तो मेरा परिवार वैसे पंजाब से आने के कारण रिफ्यूजीज शुरू में जो विचार थे काफ़ी धार्मिकता से प्रभावित थे, काफ़ी संकीर्णता से थे, और एक सिमटे हुए समाज की तरह कई साल तक वो परिवार चलता रहा। और मेरी एक ख़ास बात क्या हुई कि मेरे एक चाचा थे, जो हिंदी साहित्य सब करने के लिए वो हिंदी साहित्य में रुचि लेते थे। तो उन्होंने हिंदी साहित्य में साहित्य रत्न किया, तो उनसे प्रेरित होके मैंने भी हिंदी साहित्य में रुचि ली। तो हिंदी साहित्य की रुचि का एक बाय प्रोडक्ट ये निकला कि मुझे हिंदी साहित्य के जो खास तौर से साहित्यकार हैं, मुंशी प्रेमचंद तो सबसे आगे, और फिर ये शरत चंद्र, उपेंद्र नाथ अश्क, इनके बीच में इनके उपन्यास पढ़ते-पढ़ते मुझे भारतीय समाज का एक चित्र मिलने लग गया। और दूसरा एक जो भारतीय समाज का चित्र मिला वो इस कारण से कि हमारे दादाजी की एक छोटी-सी कपड़े की दुकान थी, और वो दुकान सड़क पे थी, और वही दुकान हमारा स्टडी रूम था। यानी वहीं बैठ के पढ़ते थे। तो जुलूस आ रहा है, जुलूस जा रहा है, गणेशोत्सव का है, मुहर्रम का है, ताज़िया जा रहा है, रामलीला जा रही है, तो वो हमको पूरा समाज वहाँ बैठे-बैठे दिखता रहता था, और कई लोगों से ये चलता था। फिर दूसरा ऐसा हुआ कि हमारे जो पंजाबी समाज नागपुर का था, वो काफ़ी सांस्कृतिक क्षेत्र में भी थोड़ा सक्रिय था। तो वो साल के साल 3-4 उत्सव बहुत ख़ास मनाता था। एक तो था रामलीला, 10 दिन चलने वाली रामलीला, और उसमें बहुत मज़ा आता था। मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, वो हमारे लिए एक तरह का उत्सव था, तो और उसमें बाकी चीज़ें भी सीखने को मिलती थी। फिर कृष्ण जन्माष्टमी, भगवान राम का ये सब चलता रहता था। इसी के बीच में यानी ये 2 प्रभाव मेरे ऊपर ख़ास तौर से थे। एक तो समाज के ये त्योहार, और दूसरा हिंदी साहित्य का होना गहराई से, और हिंदी साहित्य को मैंने काफ़ी गहराई से लिया। और तीसरा जो था
वो था एक मेरे उन्हीं चाचा जी ने उनका मेरे पे बहुत प्रभाव था। उन्होंने कहा तुम अखबार में से अ, आज जिनकी चर्चा है, हमारे नागपुर में एक अखबार निकलता है नवभारत, तो उसमें बोले जो आज जिनकी चर्चा है, इसका एक तुम संकलन बनाओ। तो मैं लग गया उसमें, तो वो पढ़ते-पढ़ते फिर बहुत सारी चीज़ें राजनीति की समझने लग गई। अखबार मेरी एक नियमित चीज़ हो गई। तो स्कूल की पढ़ाई के साथ-साथ ये अखबार और हिंदी साहित्य का अध्ययन, ये मेरे जीवन का एक बहुत अभिन्न अंग रहा। अब मैं चाहता तो था कि भई मैं समाज विज्ञान में जाऊँ और सर उसमें ज़्यादा करूँ, सर पर सर हुआ क्या। हम ये कह रहे थे जी। हम ये कह रहे थे कि अभी आपने शिक्षा दीक्षा की भी चर्चा की, तो आपकी प्रारंभिक शिक्षा बचपन में प्राथमिक अपने शिक्षा के लिए आपका कहाँ प्रवेश हुआ, अगर उसकी कुछ स्मृतियां हो उस समय की। हाँ, उसकी स्मृतियाँ ऐसी है कि बचपन में तो मैं पढ़ाई में ठीक-ठाक था। पढ़ाई कभी एक समस्या नहीं रही। क्लास में मैं आगे आगे ही रहता था ज़्यादातर। और दूसरी स्मृतियाँ ऐसी थी कि 2-3 शिक्षक, उन्होंने मुझे बहुत प्रभावित किया। एक तो हमारे चित्रकला के शिक्षक थे, वो भी काफ़ी हमारे साथ गपशप करते थे। और एक दूसरे हमारे जो विज्ञान के शिक्षक थे, वो भी काफ़ी आत्मीयता से बात करते थे। तो ये शिक्षा-दीक्षा के दौरान मुझे एक और प्रेरणा मिली, और वो थी स्कूल के जो वाद-विवाद कॉम्पिटिशन्स हैं, उसमें भाग लेना। तो स्कूल के वाद-विवाद में तो कॉम्पिटिशन में बहुत लोग भाग लेते हैं, मैंने भी लेना शुरू कर दिया। और मेरी एक ख़ास बात ये थी, मैं उसके लिए कुछ भाषण लिख के नहीं ले जाता था। यानी मन में एक चित्र बना लेता था, और जो एक्सटेम्पोर जिसको बोलते हैं, वो एक्सटेम्पोर के हिसाब से चलता था। तो कई बार मुझे उसमें काफ़ी सफलता मिली, और एक उसकी बात ये हुई कि अलग-अलग मुद्दों पर सोचने का अवसर मिला। और ये स्कूल की ख़ास बात ये है कि उस समय मैं इनके संपर्क में काफ़ी आया, एक महात्मा गांधी और दूसरे जवाहरलाल नेहरू। हमारी किताबों में कुछ अध्याय होते थे, जैसे एक मज़ेदार बात बताता हूँ। हम लड़के जब स्कूल से वापस आते रहते थे, तो चर्चा करते रहते थे, ये गांधी ने जो अहिंसा का सिद्धांत रखा है, वो सही है या गलत? सही है या गलत? तो वो उसपे हम पूरा हमारा जो आधा घंटा घर पे जाने का लगता था, ऐसे विषयों पे हमारी चर्चा होती रहती थी। और फिर उस चर्चा को मैं खुद होकर अलग स्रोतों से उसको गहराई से ये करता था। अब जी खेल-कूद सर। में तो मैं था नहीं। सर सर जी। अ, हम चाहेंगे कि आपको एकदम से आपके बचपन में ले चले हैं, तो अपने ये नर्सरी स्कूल और जैसे कि प्रारंभिक शिक्षा में आपका किस विद्यालय में एडमिशन हुआ, और उस समय के अगर सहपाठी या उस समय का जो परिवेश था, अगर उससे आप परिचित करा सकें, कराना देखिए, चाहें। उस समय ये केजी वगैरह तो रहता नहीं था। सीधा जी। वो देखते थे कि भई ये लड़का 5 एक साल का हो गया है, इसको स्कूल में डाल दो। तो वो वैसी तरह से मैं एक म्युनिसिपल स्कूल में मेरी पढ़ाई हुई। म्युनिसिपल स्कूल में पढ़ाई हुई, पर मैंने पढ़ाई को भी थोड़ा सीरियसली लिया, मतलब पढ़ने में भी मैं ठीक-ठाक था। और शिक्षकों को भी मैं प्रिय हो गया था शुरू से ही। जो दूसरी तीसरी कक्षा से आते हुए शिक्षक भी मुझे चाहने लग गए थे। तो उससे एक थोड़ी-सी प्रेरणा मिलती थी, उन्हीं विषयों को ज़्यादा अच्छे से लिखने की, पढ़ने की। और दोस्ती स्कूल में, बचपन में भी मेरी दोस्तियाँ बहुत थी। ये ख़ास पता नहीं कैसे, कि क्लास के ज़्यादातर विद्यार्थियों से मेरी दोस्ती रहती थी, अलग-अलग विषयों पर। उनके जीवन में, उनको भी, जीवन को भी मेरे दिमाग में एक इम्प्रेशन आ गया था कि ये इसके पिताजी ये करते हैं, ये बेचारा स्कूल तो आता है पर खाली टाइम में टेनिस जाकर जो खिलाड़ी हैं उनकी मदद करता है, उससे कुछ कमाता है। ऐसे ये थे। और एक मुस्लिम दोस्त था, तो वो मुस्लिम दोस्त से भी मेरा बहुत अच्छा परिचय था, अच्छा स्नेह था। हम दोनों खैर साथ-साथ ही खेलते थे, उस समय तो ऐसा विभाजन था भी नहीं। तो खेलने, और दूसरा क्या है, हमारा जो स्टडी रूम था, वो सड़क पे होने के कारण काफ़ी उसके एडवांटेजेस रहते थे। वहीं हम अपना पढ़ाई भी करते थे, और फिर खेलने में भी दुकान के सामने ही जगह थी, वहीं खेलते भी थे। तो बचपन में तो यही मुझे स्मृति है कि मैं एक खुश रहने वाला प्रकार का लड़का था, कि सबसे मेल-जोल, परिवार में भी लोग, खैर माँ और हमारी हमारा तो संयुक्त परिवार था। मेरी चाचियाँ, माँ और ख़ास तौर से दादी, तो इनका बहुत स्नेह मिलता था, बहनें बहनें भी थी। तो वो बचपन के वो स्नेह के कारण शायद मैं
एक खुशी के माहौल में ऊपर आया। भले ही बाकी सुविधाएं नहीं थी, किताबें पूरी नहीं मिलती थी, बाकी नहीं होता था, पर इनके कारण मेरा बचपन का मुझे बहुत अच्छी याददाश्त दिलाई आपने। या आप तरीके म्यूट से में हैं रिफ्यूजी शायद। परिवार से आप आए थे, तो फिर जी। आपने आईआईटी में आपने एडमिशन लिया, तो क्या ये समाज विज्ञान के भी क्षेत्र में तो आप जा सकते थे, उसी को आपने क्यों चुना? जी, वही मैं बता रहा था कि मैं फिर 10th पास हो गया, तो उस समय मेरे वही चाचा जी घर का सब नियंत्रण करते थे। उन्होंने कहा तुमको डॉक्टर बनना है। मैं ऐसे ही सोच रहा था, एक शिक्षक ने कहा तुम आईएएस में जाओ, चाचा जी ने बोला कि तुम डॉक्टर बनो। मैं फिर वो डॉक्टरी की बायोलॉजी ले लिया 11th से, तो एमबीबीएस हुआ, एमडी हुआ। और एमडी की एक कहानी मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसी बीच मेरे राजनीतिक विचार काफी तेजी से मैं ग्रहण कर रहा था। तो एक तो मैंने जैसे बताया गांधी का प्रभाव, नेहरू का प्रभाव, और उसके बाद फिर वामपंथ, मार्क्स, लेनिन, माओ, ये छोटा छोटा जितना समाजवाद की किताबें, ये मैं अपने एमबीबीएस के दौरान काफी पढ़ता था, क्योंकि 1.5 साल का ये रहता था, बाद में 1 डेढ़ महीने की छुट्टी। तो मेरी छुट्टियों का मुख्य काम यही था, शाम को थोड़ा बहुत दोस्तों के साथ घूमना। तो एमबीबीएस हो गया, फिर एमडी हो गया। अब मैं एमडी बनते समय एक घटना बहुत महत्वपूर्ण रही मेरे जीवन में। और जैसी हमारी परीक्षा थी एमडी की, 4 महीने रह गए थे, तो हम उस समय वामपंथ की बातें बहुत होती थी। अगर आपको याद होगा, तो 70 के दशक में शुरुआत में एक तरफ तो एमएल मूवमेंट चल रहा था, और दूसरी तरफ बहुत सारे नौजवान अलग अलग प्रकार के ग्रुप्स बना रहे थे। तो मेरी एक सहपाठी थी और उसका फियांस, ये दोनों मेरे अच्छे दोस्त थे। तो एक दिन उस सहपाठी ने मुझे बताया कि मेरा भाई तो सीपीआई में होल टाइमर बन रहा है। तो मैं बहुत प्रभावित हो गया। मैंने कहा भाई देखो, इसको समाज का काम करना है तो कम्युनिस्ट पार्टी में ज्वाइन हो गया। तो मैं फिर 3 दिन तक मैंने सोचा कि मैं ये एमडी छोड़ देता हूँ। एमडी को 4 महीने बचे थे, एमडी छोड़ देता हूँ, मैं भी क्या तो तुरंत ज्वाइन कर लेता हूँ कुछ। तो इसके 3 दिन तक मैं सोचता रहा, और आखिर में नागपुर के एक बड़े कम्युनिस्ट लीडर थे, एबी बर्धन, सुना होगा जी आपने नाम। जी जी, तो हमारे एबी बर्धन से मैं मिलने गया, मुश्किल से उनका वक्त मिला, तो वो घर पे आए, बैठे चाय वाय पिए। मैंने बताया कि मेरी ये दुविधा है, मैं एमडी कर रहा हूँ और एमडी छोड़कर मैं सोच रहा हूँ कि पार्टी में आ जाऊं। तो बर्धन ने थोड़ा सोचा, और कॉमरेड ने कहा देखो भाई, तुम्हारे एमडी के लिए कितने महीने बाकी हैं? मैंने कहा 4 महीने बाकी हैं। तो बोले ऐसा करो, तुम एमडी कर लो और उसके बाद पार्टी में आ जाना, तुम्हारे लिए रास्ते खुले हैं। ठीक है, एमडी तो हो गई, पर फिर तब तक मेरा संपर्क बहुत सारे मार्क्सवादी ग्रुप से आ गया। तो मैंने सोचा बाबा ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है, सीपीआई की लाइन अलग है, सीपीएम की अलग है, और उसमें एक ग्रुप दूसरी बात कहता है, दूसरी ग्रुप दूसरी बात कहता है। मैंने कहा मैं आराम से बैठ के सोचूंगा किधर जाना है या खुद का रास्ता बनाना है। तो फिर एमडी होने के बाद मैं लेक्चरर हो गया था, उस समय बाई चांस, फॉर्चुनेटली मैं लेक्चरर बन गया था। तो मैंने लेक्चररशिप से इस्तीफा दे दिया, और 2 साल तक नागपुर में फुल टाइम इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियन का काम किया। इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियन का काम करते करते भी मजदूरों से बहुत संपर्क आता था। एक नागपुर में इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ रोज जाता था, 5-6 घंटे वहीं मजदूरों के बीच में बिताता था, और उनकी जो समस्याएं थी वो वकीलों से पूछ के उनको बताता था कैसे करना। अब ये यहाँ तक तो हो गई। अब क्या हुआ कि आपको पता होगा, हमारे महत्वपूर्ण जर्नलिस्ट थे प्रफुल्ल बिड़वई। प्रफुल्ल बिड़वई का एक ग्रुप था, रिवोल्यूशनरी बोल्शेविक सर्कल। सब रास्तों से मैं गया हूँ, रिवोल्यूशनरी बोल्शेविक सर्कल। तो मैं उनसे भी प्रभावित था। तो प्रफुल्ल बिड़वई से और उसके ग्रुप से 6-8 महीने चर्चा चली। तो प्रफुल्ल बिड़वई ने प्रस्तावित किया कि भाई हमको भी ट्रेड यूनियन में काम करना है, और हम लोग जेएनयू के हैं या कैम्ब्रिज के हैं, हमारी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, तुम हिंदी ठीक ठाक बोल लेते हो, तो क्यों ना तुम बॉम्बे शिफ्ट हो जाओ। जी जी, आपका नेटवर्क शायद चला गया है, तो जी 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 आ गए, वापस आ गए हैं। जी बोलिए। तो फिर
तो फिर प्रफुल्ल बिड़वई का वो सुझाव था और मैंने बॉम्बे जाने की तैयारी कर ली। ना घर था, ना बाहर था, ना कुछ था। तो मैं आया और यहाँ ट्रेड यूनियन से जुड़ गया। अब क्या हुआ कि मैं और मेरी पत्नी से मुलाकात इसी में आंदोलन में हुई थी। तो हमारा बच्चा होने वाला था, इनकम कोई थी नहीं, हमारा ग्रुप से कुछ खास नहीं मिलता था। तो मैंने कहा कोई एक पार्ट टाइम नौकरी कर लेता हूँ। तो पार्ट टाइम नौकरी के बदले फिर उस समय मुझे आईआईटी का एडवर्टाइजमेंट दिखा कि उनके हॉस्पिटल में मेडिकल ऑफिसर की ज़रूरत है। तो मैं अप्लाई किया, मेरा सिलेक्शन हो गया क्योंकि उनकी क्वालिफिकेशन एमबीबीएस की थी और मैं ऑलरेडी एमडी था। सिलेक्शन हो गया, पर फिर भी दिल बेचैन रहता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो इसी बीच मैंने देखा कि वहाँ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट खुलने वाला है और कई फैकल्टी के दोस्तों से अच्छा परिचय हो गया था। तो मुझे बुलाते थे, कोई मेडिकल रिलेटेड लेक्चर्स फिजियोलॉजी पे देना होता था, तो मैं जाके देता था और उनके काम में भी मैं रुचि लेने लग गया। तो यहाँ से बायोमेडिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जब खुला, वहाँ मुझे सेलेक्ट कर लिया गया प्रोफेसर के रूप में, क्योंकि मेरा थोड़ा ज्ञान इधर भी था, मैं वहाँ से भी इंटरेक्ट करता था। और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग प्रोफेसरशिप में अच्छी बात क्या थी कि हॉस्पिटल में तो मेरा स्वभाव ऐसा था कि अब 5-6 बजे हॉस्पिटल बंद हो गया, उसके बाद कोई प्रोफेसर घर पे आ जाए और बोले कि सर हम हमको तो सर्दी हो गई है, क्या करें? ऐसा मतलब लाइफ में ये सब चलता था। तो मैं मज़ेदार बात बताता हूँ, तो मेरा बेटा जो मेरा ऐसा देखता था, मैं उसके साथ खेल रहा होता था और बेटा ये देखता था, तो बोलता था कि मुझे डॉक्टर तो कभी नहीं बनना। ऐसा करके उसने कह दिया। एनीवे ये अलग बात है। पर फिर बायोमेडिकल में जाने के बाद एक मुझे थोड़ी आज़ादी क्या मिली कि आप अपने हफ्ते के 6 लेक्चर ले लो, अपना मेरे पीएचडी 6 पीएचडीज़ को मैंने गाइड किया, उनको गाइड करो और बाकी टाइम फिर आप जैसे वैकेशन 2 महीने की वैकेशन होती थी, हफ्ते में 2 दिन फ्री होते थे, तो मैं काफ़ी लगन से जो हमारा उस समय तक एक नया ग्रुप बन गया था, यूनियन रिसर्च ग्रुप। अभी हम गए थे ये सुनीलम जी साथ में थे, तो वहाँ एक सुजाता कोटस्कर से आपकी शायद पहचान हुई होगी। तो हम वहाँ यूनियन रिसर्च ग्रुप के माध्यम से ट्रेड यूनियंस में काम करते थे। हमारा उद्देश्य क्या था कि मैनेजमेंट जो है, उसके पास तो बहुत एडवाइज़र रहते हैं, उनको सलाह देने के लिए, मज़दूरों के पास तो कोई नहीं रहता, तो हमको वो कमी पूरी करनी चाहिए। ख़ैर ये सब चल रहा था, तो इसी बीच में मेरी जो पढ़ाई थी, इसमें मैं लगातार मार्क्सवाद के बारे में, समाजवाद के बारे में लगातार पढ़ते रहा और मेरा फिर ये जो सोवियत मॉडल है, उससे पूरा भ्रम निराश हो गया। क्योंकि मेरी जो समझ है, उसमें कम्युनिज़्म वही है, जहाँ पूरी आज़ादी है और आर्थिक समानता है। मैंने कहा ये तो कहीं है नहीं, तो मैंने फिर वहाँ से मैं इस पे नहीं पढ़ा। बाद में सार्त्र, ज्यों पॉल सार्त्र को पढ़ा, एक्जिस्टेंशियलिज़्म को पढ़ा और मैं फिर इस निष्कर्ष पर आया कि समाज का जो बराबरी की तरफ परिवर्तन है, उसके लिए 2 चीज़ें चाहिए। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था और दूसरा सामाजिक आंदोलन, अलग-अलग ग्रुप्स के सामाजिक आंदोलन जो अपनी माँग को सामने रखते हैं। तो ये मेरा एक आधारभूत बन गया कि या इस आधार पे मैं काम करूँगा। तो मज़दूरों के बीच में भी काम करने का वही मतलब था। अब क्या हुआ, 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिरी। मैं रात को बैठ के टीवी देख रहा था, तो मैंने कहा भई अभी तक तो हम मानते थे सांप्रदायिकता का मुद्दा ये सुपरफिशियल है, उथला है, ये अपने आप खत्म हो जाएगा। उस दिन मैंने कहा नहीं भई ये उथला तो नहीं है, ये कम से कम 2 चीज़ें मेरी समझ में आई अपने पुराने अध्ययन के आधार पे। एक, ये हमारे लोकतंत्र को खत्म कर देगा और मेरी मान्यता है कि लोकतंत्र के बगैर सामाजिक आंदोलन नहीं हो सकते, सामाजिक परिवर्तन नहीं हो सकते, ये मेरी मान्यता थी। तो मैंने कहा अब से मैं इसको कम से कम सांप्रदायिकता को समझने की प्रक्रिया चालू करता हूँ। तो उसी दिन मैंने फैसला किया कि मैं सांप्रदायिकता के खिलाफ काम करूँगा। फिर एक यात्रा हुई, सबसे पहला काम क्या कि भई आरएसएस पे किताब लिखो। ऐसे तो मैं सोशल साइंस बैकग्राउंड से था नहीं, पर मैंने कहा मैं लिखूँगा। अच्छी नहीं आई, अभी भी उसके एडिशंस आते हैं, कोई ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, तो आरएसएस पे किताब लिखी। फिर यहाँ असगर अली इंजीनियर साहब जो थे, मेरे गुरु के समान थे, तो वो भी सांप्रदायिकता के खिलाफ उन्होंने सांप्रदायिक दंगों का अध्ययन किया, सांप्रदायिकता के बारे में वो लिखते रहते थे। तो वो मैं लगातार पढ़ता रहता था और हमारा एक ग्रुप हमने बनाया एकता एकता एकता। उसका उद्देश्य क्या था कि जब भी कोई सांप्रदायिक घटना हो,
तो समाज के अलग संगठनों को साथ में लेकर प्रदर्शन करना, उसका विरोध करना और सांप्रदायिक सद्भावना के बारे में बातचीत करना। तो हमारे नियमित कार्यक्रम होते थे, उस समय तो इतना बंधन भी नहीं था। बॉम्बे में जो फाउंटेन है, केंद्रीय जगह, वहाँ जाकर हम लोगों को बुलाते थे और वहाँ हम मीटिंग करते थे। और तो उसमें मुख्य बात क्या थी, हमारे जो ट्रेड यूनियन के संपर्क थे, वो भी आते थे और समाज के दूसरे साथी भी आते थे। तो फिर मैं बम्बई के क्षेत्र में मैं काफ़ी सक्रिय रहा और इसी बीच क्या हुआ, थोड़ा-सा लोग इसको समझना चाहते थे, मेरी समझ थोड़ी-थोड़ी विकसित हो रही थी। तो उस समझ के आधार पे मैंने लेक्चर देना चालू कर दिया और लेक्चर्स का फिर सिलसिला ऐसा चला आनंद जी, कि वो फिर हर सैटरडे संडे मैं बम्बई से बाहर रहता था। फिर और बढ़ने अच्छा लग सर, गया। सर मैं जी, म्यूट पे हैं आप, इन विषयों आनंद पर जी। आगे हम लोग अभी आएंगे। हाँ, जी, अम, सुनाई नहीं दे रहा आपका? एक जिज्ञासा है कि आपने आपने अभी आपने बच्चों की बात की, तो बच्चे होने से पहले आपकी शादी वादी भी हुई रही होगी, तो उसका कुछ प्रसंग बताएंगे, कैसे शादी हुई, आपका लव मैरिज हुआ, अरेंज मैरिज था, या उसकी कोई। हाँ जी, जी। तो उसमें क्या हुआ कि जब मैं मेडिकल में लेक्चरर था, तो हमने एक ग्रुप शुरू किया, स्पार्क सोशलिस्ट फोरम। स्पार्क सोशलिस्ट फोरम के नाम से हमने एक ग्रुप चालू किया और वो हफ्ते के हफ्ते हर शुक्रवार को हम एक किसी वक्ता का लेक्चर रखते थे नागपुर के केंद्रीय जगह में। वो एक सहानुभूति रखने वाले डॉक्टर साहब थे, उन्होंने अपना ओपीडी का हॉल हमको दे दिया शाम के लिए। तो हम नियमित रूप से वहाँ लेक्चर रखते थे। तो वहाँ मेरी जो पत्नी स्मिता, वो भी आती थी। तो वो मेडिकल कॉलेज से 3-4 लड़कियाँ आती थी, बाहर से कुछ लड़के-लड़कियाँ आते थे। तो सबसे दोस्ती चालू होने लग गई। तो स्मिता के जो भाई साहब थे, वो बम्बई के एक ग्रुप मागोवा से जुड़े हुए थे। मागोवा नाम का एक ग्रुप था। वो भी यही तलाश कर रहा था कि मार्क्सवाद में एक तरफ स्टालिन है, एक तरफ लेनिन है, एक तरफ ट्रॉट्स्की है, क्या किया जाए? वो इसी तलाश में थे। तो ये स्मिता को थोड़ा-सा इसके बारे में अनुभव था, तो हमारी दोस्ती बढ़ती गई और फिर हमने फैसला किया कि हम साथ में रहेंगे। तो हमारे मेरी शादी फिर मेरे ख्याल से 1975 में हमने शादी कर ली और वो थोड़े दिन तक तो मेरे नागपुर के घर में हम साथ में रहे और उसके बाद मैं बॉम्बे शिफ्ट हो गया। तो बॉम्बे में फिर ये आए। तो वो अभी स्मिता का ज़्यादा काम है कि हमारे जो पास के स्लम हैं, उसके बच्चों के लिए उन्होंने आशा फॉर एजुकेशन, जो पूरा अंतर्राष्ट्रीय ये है, उसमें वो यहाँ की बॉम्बे की कोऑर्डिनेटर हैं। तो ये हमारी दोस्ती जो परिणति जिसकी हुई शादी के रूप में, वो ये है। जी, डॉक्टर हाँ, सुनीलम। तो आगे डॉक्टर सुनीलम। जी सर, तो फिर प्रोफेसर साहब, अभी तक जो पूरी चर्चा हुई है, उस पूरी चर्चा में आपने पूरा विचार कैसे आपका जीवन में डेवलप हुआ, इसके बारे में आपने पूरा बताया है। अभी जो है इस समय जब हम ये चर्चा कर रहे हैं, तब आपने जहाँ से शुरुआत अपनी की थी और उस समय आप मार्क्सवाद से प्रभावित हुए, कम्युनिस्ट मूवमेंट से प्रभावित हुए, ट्रेड यूनियन मूवमेंट से प्रभावित हुए, उस समय आपने बताया कि आपका डिसइल्यूजनमेंट जो है सोवियत एक्सपेरिमेंट को लेकर के हुआ। अभी जो है आज जो वामपंथ की या मार्क्सवाद की जो पूरी स्थिति है, उसको लेकर के आज आप क्या सोचते हैं? आपने अपने 2 उद्देश्य बताए थे, है ना, एक लोकतंत्र का, दूसरा परिवर्तन का, तो इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? अभी हमको लग रहा है कि पुण्यानी साहब जी। तो एक तो चीज है कि जाहिर सी बात है कि उस समय वामपंथ जिस मोड़ पर खड़ा था, वहां से वामपंथ एक तरीके से कम्युनिस्ट पार्टियां बिखर रही थी, टूट रही थी। सीपीआई टूट करके सीपीएम बन गया था, सीपीएम भी टूट करके वो ये
नक्सलाइट मूवमेंट बढ़ रहा था, तो किसी भी नए विद्यार्थी के लिए यह एक संक्रमण काल था और सोचने का काल था। जो भी विचारणी लोग थे, तो उस समय एक लंबी चिंतन की प्रक्रिया चल रही थी और उसी का परिणाम रहा कि राम पुनियानी जी जो एक समय अपना एमडी छोड़ करके और उन्होंने ये विचार बनाया कि हम ये कम्युनिस्ट पार्टी के फुल टाइमर बन जाएंगे। लेकिन ए.पी. वर्धन साहब ट्रेड यूनियन नेता थे और व्यावहारिक नेता थे और वो राजेश्वर राव के बड़े अतिप्रिय थे अपने ए.पी. वर्धन साहब। ए.पी. वर्धन साहब ने इनको जो उसमें सुझाव दिया, हमारे अंदाज से ठीक ही सुझाव था कि अपनी पहले पढ़ाई, अभी पहले शिक्षा पूरी कर लो, 4 महीने के लिए काहे के लिए अपना शहीद होने आ रहे हो। तो इन्होंने अपनी मेडिकल की परीक्षा पूरी की, मेडिकल की शिक्षा इन्होंने अपनी पूरी की और उसके बाद फिर ये आ जाते हैं अपने अध्ययन के अपने क्षेत्र में आ जाते हैं और वैचारिक रूप से वैचारिक परिपक्वता रखते हुए भी आपने वो किया। लेकिन उसके बाद का जो इनका डेवलपमेंट रहा, वो डेवलपमेंट हमारे अंदाज से जो समाज के प्रति इनकी गहरी संवेदना थी, उस संवेदना के तहत इन्होंने मेडिकल का आदमी, विज्ञान का विद्यार्थी, बायोमेडिकल का वो विद्यार्थी होने के साथ साथ जो सामाजिक संचेतना थी, वो इनको कहीं ज्यादा ही प्रभावित थी। और फिर ये हुआ कि ये जो सांप्रदायिक राजनीति है, सांप्रदायिक राजनीति और उसमें जो कि ये नागपुर को बेस करते थे, बम्बई को बेस करते थे, तो वहां से इन्होंने वह जो फैक्ट्री था, वो जो पूरा पूरा अपना उत्पादन हो रहा था इस वैचारिकी का, उसकी कोख में ये पल रहे थे। और फिर वहां से इन्होंने शायद अपना चुना होगा कि नहीं, ये सांप्रदायिकता और ये देश के लिए बहुत हानिकारक है और इन्होंने इतिहास के अंदर है जी जी सॉरी, वो कुछ प्रॉब्लम हो गया था इसमें, मेरे मोबाइल में प्रॉब्लम हो गया कुछ। अभी सुनाई दे रहा है आपको? और पूरी प्रक्रिया में इन्होंने अपने आप को आत्मसात किया और आज भी ये जिस तरीके से अध्ययन अध्यापन का काम कर रहे हैं और लेखन का काम कर रहे हैं, वो अपने आप में अद्भुत है। तो नैयाराम पुनियानी जी, आप अपनी बात को आगे रखें, आगे बढ़ाएं। डॉक्टर सुनीलम, आपका कोई सवाल था? डॉक्टर सुनीलम, सवाल ये था कि आपकी जो आपके विचार की प्रक्रिया चल रही थी जी, वो विचार की प्रक्रिया मार्क्सवाद से होके कम्युनिस्ट मूवमेंट, ट्रेड यूनियन मूवमेंट से होके, और आपने जो देखा 92 के अंदर उसका जो आपके ऊपर प्रभाव पड़ा, तो आज की जो परिस्थिति है उसका आपका क्या विश्लेषण है? और जिस उद्देश्य के साथ में आप आए थे, इस विचार के साथ आप जुड़े थे अपने जो है पढ़ाई के दौरान, एमडी के दौरान जो आप जुड़े थे, तो आज का जो विश्लेषण है, हम चाहेंगे कि आप उस विश्लेषण को दर्शकों के साथ साझा करें। जी, वैचारिक विश्लेषण। जी, वैचारिक विश्लेषण यही रहा कि भारत में वैसे तो देखा जाए तो जो शुरुआत में डॉक्टर अंबेडकर का संविधान और नेहरू का जो नीतियां थी, उनके कारण यहाँ का लोकतंत्र एक तरह से काफी गहरा जाने लगा। और बीच में जो आरएसएस की प्रक्रिया थी, अब आरएसएस की प्रक्रिया तो बहुत गहरी है, 100 साल से काम कर रही है, लगातार काम कर रही है। उसका मैदानी मुकाबले पे ज्यादा विरोध नहीं हुआ और वो एक के बाद एक संगठन खड़े करती रही। उस राज्य सत्ता में भी उसकी घुसपैठ है, ब्यूरोक्रेसी में घुसपैठ है, उसके करीब 100 संगठन काम करते हैं, बहुत सारे अखबारों में उनका प्रभाव है। तो आज मुझे ये लगता है कि भारत में आज लोकतंत्र बचाना सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अगर आप देखिए इन सब परिस्थितियों के बावजूद हमारे महत्वपूर्ण आंदोलन हुए, किसान आंदोलन एक हुआ, शाहीन बाग 2 हुआ, ये दूसरे मुझे काफी इन आंदोलनों ने भी प्रभावित किया और इन आंदोलनों का काफी असर आगे आने वाले पिछले चुनाव में, हम जो थोड़ा बहुत खुश हैं कि ये बीजेपी उतने ताकत से नहीं आ सकी, इस पे वो सब चीजों का असर है जो कई संगठनों ने किया, कई विचारकों ने अपनी बातें रखना शुरू किया। उसके बारे में मैं एक थोड़ा और अगर वक्त दे तो मैं बताऊं कि बीच में किस किस प्रकार की गतिविधियां होती थी। जी, आपने बात रखें। जी जरूर जरूर।
डॉक्टर सुनीलम। जी, आपने बात आगे बढ़ाई। जी जी जरूर, आप अपना जो आप कहना चाहते हैं जरूर आप रखें। मैं तो आज की जो वैचारिक तस्वीर है वो आपके माध्यम से देश के सामने रखना चाह रहा था, क्योंकि आपका जो पूरा लोग, बहुत सारे लोग हैं जो राजनीति करते हैं, लेकिन वो आ गए हैं और इसलिए वो कर रहे हैं। आपका जो है वो एक डेवलपमेंट हुआ है, पूरा का पूरा सोच का जो विकास हुआ। मैं चाह रहा था कि वो आज की तस्वीर लोगों के सामने जाए, लेकिन बीच के और जो डेवलपमेंट्स हैं वो जरूर आप साझा करें। जी, मैं फिर से आपके सवाल पे आऊंगा, पर बीच में एक बता देता हूँ कि फिर वो 93-94 के बाद ये यहाँ जो डॉक्टर असगर अली इंजीनियर ने सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड सेकुलरिज्म बनाया और हमारा एकता ग्रुप भी था, तो मैं डॉक्टर इंजीनियर के काफ़ी करीब आ गया और हमने फिर यहाँ अपने सेंटर के माध्यम से बहुत सारी वर्कशॉप चालू की। 2 दिन की वर्कशॉप, 5 दिन की वर्कशॉप। उसका एम, उद्देश्य यही था कि जो शिक्षक हैं, जो वकील हैं, पत्रकार हैं, इनके बीच में सांप्रदायिकता के खतरे को पूरा पूरा खोल के रखना। और तीसरा, जो जगह जगह पे जाकर लेक्चर्स, बहुत लेक्चर्स में इनवाइट किया गया, तो वो लेक्चर्स में मुख्य रूप से मैंने जो लोगों के मन में ये गलत भावनाएं हैं, मिथक, मुसलमानों के खिलाफ में, ईसाइयों के खिलाफ में, दलितों के खिलाफ में, तो वो मिथकों पे काफ़ी काम किया। और वो पूरे देश में, मैं कहूँगा देश का कोई हिस्सा छूटा नहीं कि जहाँ इस प्रकार की वर्कशॉप न हुई हो। तो ये एक बीच में एक छोटी सी बात बता रहा हूँ। और वही मुझे लग रहा था पिछले 8-10 साल से कि बाकी ग्रुप्स ने साथ में आकर सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ना चाहिए। और मेरा वो निष्कर्ष इस बात पे आया था कि हमारे समाज में आज बहुत सारे महत्वपूर्ण ग्रुप हैं। कोई शिक्षा पे काम कर रहा है, कोई महिलाओं पे काम कर रहा है, कोई आदिवासियों पे काम कर रहा है, कोई किसानों में काम कर रहा है। बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन चल रहे हैं और ये अपने आंदोलन के साथ अगर सांप्रदायिकता के विरोध में एक संयुक्त मोर्चा खोले तो वो इस सांप्रदायिकता का मुकाबला ज्यादा अच्छी तरीके से हो सकता है। ये मेरे विचार थे। मैं कई जगह पे इन विचारों को रखा भी सही कि ठीक है, आप शिक्षा के मुद्दे पे काम कर रहे हैं, जरूर कीजिए, पर साथ ही साथ सांप्रदायिकता के खिलाफ भी काम करना जरूरी इसलिए है कि अगर देश में सांप्रदायिक राजनीति जीत गई तो लोकतंत्र नहीं रहेगा, और लोकतंत्र नहीं रहेगा तो आपका कोई भी आंदोलन आगे जा नहीं सकता। ये मेरा एक छोटा सा सोच था और मुझे अभी खुशी है कि ये बहुत सारे ग्रुप्स ने इस प्रकार की बात को लेकर, जैसे अभी एडुलू कर्नाटका, एडुलू इंडिया, भारत जोड़ो अभियान, इस प्रकार की जो चीजें हुई है वो वही है कि सब ग्रुप्स हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं, पर सांप्रदायिकता के खिलाफ की राजनीति में जुड़ने के लिए सब कंधे से कंधा मिलाने को आतुर हैं, आ रहे हैं। और ये एक आज की समस्या का समाधान है। और ये अभी मुझे दूसरी बात क्या लगी कि जो पहले ऐसा लग रहा था कि आरएसएस बीजेपी का प्रभाव बढ़ते हुए इतना हो जाएगा कि भारत का लोकतंत्र समाप्त होने ही वाला है, वो अभी मुझे लगता है ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। और वो मैं इस आधार पे कह रहा हूँ कि जैसे मैंने अभी 2 दिन की मीटिंग अटेंड की इधर घटप्रभा में, उसके पहले दिल्ली में ऐसी मीटिंग्स अटेंड की और बहुत लोगों से संपर्क आया और देखा कि सांप्रदायिकता के खिलाफ लोगों की अवेयरनेस बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये एक चीज़ है कि जब तक आप इसके खतरे को नहीं पहचानेंगे, आप सामने आके काम नहीं करेंगे। तो अभी ज़्यादा लोग इसके खतरे को पहचान रहे हैं। उसका मुख्य कारण ये भी है कि 10 साल तक जैसे मोदी की सरकार रही, उसके कारण लोगों को बिल्कुल रियलाइज हो गया है कि ये बहुत बड़ा खतरा है। तो ये 2 चीज़ों को देखकर आज मुझे लगता है कि इस आंदोलन को जो इसको आप जो भी नाम दें, सांप्रदायिकता विरोधी आंदोलन को और गति मिलेगी। और ये ये डेफिनेटली जो आरएसएस के द्वारा फैलाया गया हिंदू राष्ट्रवाद का प्रचार है, उसका मुकाबला करके ये फिर से एक बहुत बड़े आंदोलन की जरूरत है। ये आंदोलन उतना ही बड़ा होगा जितना आज़ादी का आंदोलन हुआ, ऐसा मुझे लगता है। ये उसकी नींव अभी डलना शुरू हो जी प्रोफेसर।
मेरा कहना ये है, आप जो बात कर रहे हैं वो सिविल सोसाइटी की बात कर रहे हैं। जो लोगों ने, जिन्होंने सांप्रदायिक शक्तियों ने, जिन्होंने राज्य सत्ता पर कब्जा जमाया है, वो चुनाव के माध्यम से जमाया है और उसका मुकाबला पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं और इंडिया गठबंधन बना है। क्योंकि आपका जो है अभी तक कोई इंडिया गठबंधन वाला उल्लेख नहीं आया है, तो मैं जरूर ये जानना चाहता हूं, क्योंकि उसका जो कोर है वो हमारे समझ से तो सांप्रदायिकता और सोशल जस्टिस और संघवाद, ये उसका मूल कोर है, जिसके धुरी के ऊपर इंडिया गठबंधन खड़ा है। तो उससे आप क्या अपेक्षा आप रख रहे हैं? देखिए, आपकी बात पे मैं एक बात जोड़ना चाहता हूँ कि जो संघ का प्रभाव है, एक तो राजनीतिक तौर पे है और दूसरा सामाजिक तौर पे है। जहाँ तक राजनीतिक तौर का सवाल है, इंडिया गठबंधन मुझे लगता है आने वाले समय में और भी मजबूत होगा और ये निश्चित रूप से राजनीतिक तौर पर इसको टक्कर देने की अवस्था में आ जाएगा। अभी तक ऐसा लगता ही नहीं था कि भाजपा को कोई टक्कर देने वाली शक्ति देश में है, तो इंडिया अलायंस ने ये दिखा दिया है कि हाँ, भाजपा को टक्कर देने वाली बात है। और ये बात देखिए, अभी जो रिपोर्ट आई वोट फॉर डेमोक्रेसी की और जो एडीआर की रिपोर्ट चल रही है, वो तो बता रही है कि इस बार भी शायद इंडिया गठबंधन पावर में आ सकता था कि ये अगर इस प्रकार की वोटों की हेरा फेरी न होती तो ठीक है। ये एक स्टेज आई, इसमें एक बहुत बड़ा आत्मविश्वास आया है और वही आगे जाने की एक शर्त है। मुझे इंडिया गठबंधन के बारे में अच्छा लगता है कि ये मजबूत होगा। और दूसरा सुनीलन जी, ये बता दूं मैं आपको कि सामाजिक लेवल पे भी इनके खिलाफ संघर्ष करने की बहुत जरूरत है कि आरएसएस जितना समाज के हर क्षेत्र में फैला हुआ है, वो एक्चुअली जड़ है उसकी राजनीतिक मजबूती की भी। आप दलितों के बीच में देखिए, आदिवासियों के बीच में देखिए, महिलाओं के बीच में देखिए, मजदूरों के बीच में देखिए, तो ये आरएसएस की जड़ें काफी बढ़ी हुई हैं। और हम जो अभी मिल रहे हैं, हमको ये भी अपना एजेंडा में लाना पड़ेगा कि राजनीतिक चुनाव एक है, सामाजिक तौर पे भी इनका मुकाबला हम तभी कर सकते हैं जब हम सब सिविल सोसाइटी ग्रुप्स कंधे से कंधा मिलाएं। उसमें हम राजनीतिक पार्टियों से ज्यादा अपेक्षा नहीं कर सकते। ये काम हमारा है और सामाजिक ग्रुप्स अगर प्रेशर डालेंगे तो हो सकता है राजनीतिक पार्टियां भी उसको थोड़ा बहुत ले लें, पर उसके आधार पे हम चैन से नहीं बैठ सकते। पहली स्टेप है राजनीतिक तौर पे उनका मुकाबला करना, दूसरी स्टेप है कंधे से कंधा मिला के सामाजिक तौर पे वो दलितों के बीच में इनका जो प्रभाव है, आदिवासियों के बीच में इनका जो प्रभाव है और समाज के बाकी तबकों में जो प्रभाव है, और जो इन्होंने अंधविश्वास को बढ़ा दिया, साइंटिफिक टेम्पर को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब मिले जुले सवाल हैं जो हमको आगे आने वाले समय में करना बहुत जरूरी है। इसमें प्रोफेसर साहब, आप जो कह रहे हैं सामाजिक स्तर पर काम करने के, मेरे दो सवाल हैं। एक सवाल ये है कि सामाजिक स्तर पर कहाँ कमजोरी रही, क्योंकि आरएसएस जो है, ठीक है 1925 से उसकी शुरुआत हुई, लेकिन समाज के हर क्षेत्र में सामाजिक तौर पर उनकी वो पकड़ नहीं थी जो आज बन गई। तो वो क्यों बन गई, कैसे बन गई और कौन है उसका जिम्मेदार? हमें कभी ना कभी ये वाली बात तो करनी पड़ेगी। और अगर उसको रोकना है तो सामाजिक स्तर पर क्या करना पड़ेगा? मतलब 1 2 3 4 स्टेप। आप तो साइंस के विद्यार्थी हैं, है ना, तो आप ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी करते हैं। तो मैं ये जरूर चाहूंगा कि इस प्रोग्राम के माध्यम से लोगों के सामने ये बात की स्पष्टता जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो करना चाहते हैं लेकिन उन्हें रास्ता नहीं मालूम, उन्हें नहीं मालूम कि किस संगठन के साथ में जुड़े जो वास्तव में संघ से सामाजिक स्तर पर मुकाबला करने का काम करेगा। तो इसके संबंध में मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा आप टिप्पणी अपनी। मैं पहले स्टेप्स बताऊंगा, बाद में कुछ सामाजिक संगठनों का नाम लूंगा। स्टेप्स में ऐसा है कि सबसे प्राथमिक स्टेप ये है कि जो अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत फैलाई गई है, गलत चीजों का प्रचार करके, मिथकों का प्रचार करके, मिथ्स का प्रचार करके उसको काउंटर करना बहुत मुश्किल भी नहीं है और वो संभव है। वो उसको मैं आपको बता दूं सुनीलम जी कि हमारे यहाँ अभी बहुत सारे अच्छे यूट्यूब चैनल निकले हैं और एक रुचिका शर्मा का है,
अशोक कुमार पांडे का है, थोड़ा सा उसमें मेरा भी योगदान है। बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जो इन गलत फहमियों को दूर करके समाज में एक सौहार्द का निर्माण कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, समाज के अलग-अलग तबकों को एक दूसरे से जोड़ना। अब ये जोड़ने का काम सांस्कृतिक है। इसमें संस्कृति के माध्यम से जैसे कोई म्यूजिक प्रोग्राम है, उसमें कव्वाली भी है, गज़ल भी है, कविताएँ भी हैं। फिर तीसरा जो हमारे धार्मिक त्योहार होते हैं, उसमें उनका जो त्योहारों को मैं 2 रूप में देखता हूँ। एक उनका सामाजिक पक्ष है, दूसरा उनका धार्मिक पक्ष है। धार्मिक पक्ष वो धर्म के लोग वाले मनाएँ और जो उसका सामाजिक पक्ष है, गले मिलने का, एक-दूसरे के साथ आनंद उठाने का, उसमें हम सब धर्मों के लोगों को जोड़ें। तीसरा मुझे लगता है कि आज ज़्यादा जैसे पहले नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से हमारे साथी लोग सही विचारों का प्रचार करते थे, तो आज शायद नुक्कड़ नाटक अगर हो सके तो उससे कोई अच्छी बात नहीं है। पर अगर बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास अच्छा मटीरियल है, वो दूर-दूर तक जाना चाहिए। तो उसके लिए हो सकता है सोशल मीडिया में व्हाट्सएप ग्रुप्स हों, फेसबुक लाइव हो, आजकल तो बहुत कुछ निकला है। तो उसके माध्यम से हमारा संदेश ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करें। और तीसरा मैं आपको बताऊँ कि जैसे सिटीज़न्स फॉर पीस है, हमारा ऑल इंडिया सेक्युलर फोरम है, फिर दिल्ली में अनहद है, ये संगठन वो हैं जो इसी चीज़ पर फ़ोकस्ड है। तो उन संगठनों ने काम भी बहुत किया है और उन संगठनों की मुख्य एजेंडा में यही है सांप्रदायिकता का अलग-अलग प्रकार से मुकाबला। तो ये 3-4 स्टेप्स सामाजिक तौर पे सबको लेने पड़ेंगे। क्यों अभी सवाल क्या है कि 140 करोड़ लोगों के देश में अगर कोई हमारा यूट्यूब वीडियो 5 लाख लोगों तक पहुँचता है, तो काफ़ी छोटा है। हमको हर एक प्रकार की शिक्षा इस आधार पे लेनी पड़ेगी। जैसे कोई भी संगठन है, अपने कार्यकर्ताओं को तैयार करने के लिए 2-3 दिन का वर्कशॉप रखे और उसके बाद ये प्रशिक्षित कार्यकर्ता कुछ कुछ इसमें पोस्टर भी बहुत अच्छे-अच्छे आए हैं डॉक्टर सुनील। मेरे दोस्त शरद शर्मा हैं, उन्होंने पोस्टर्स निकाले पर वो जो पॉपुलर नहीं हुए, अभी भी उपलब्ध है, उनको फिर से हम निकाल सकते हैं। तो वो चीज़ों के आधार पे अपने कार्यकर्ताओं को सांप्रदायिकता के खिलाफ की एक अवेयरनेस, जागरूकता पैदा करना, ये 4-5 स्टेप्स हैं जो अगर हम लें और इसमें आखिरी चौथा स्टेप ये आएगा कि जहाँ आरएसएस का कुछ इस प्रकार का काम है, जहाँ वो हिंदूकरण का काम, ब्राह्मणीकरण का काम करते हैं, उसके अल्टरनेट में आदिवासियों की चेतना क्या है, आदिवासियों के अधिकार क्या है, स्त्रियों की। अब देखिए एक बहुत बड़ी बात हुई हमारी 2 दिन की मीटिंग में, इस बात पे बात हुई नहीं कि आरएसएस महिलाओं को किस प्रकार से ट्रीट करता है। तो आरएसएस का जो महिला विंग है, उसका नाम है राष्ट्र सेविका समिति। आरएसएस का नाम क्या है? राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। तो स्त्रियों के संगठन से स्वयं शब्द गायब है। तो ये सब जो छोटी-छोटी चीजें हैं, ये इसका जागरूकता सभी संगठनों के सभी कार्यकर्ताओं के पास मिल जाने की जरूरत है। और नए जो लोग आ रहे हैं, नए लोग आजकल वैसे तो सामाजिक आंदोलन में मेरे ख्याल से तो नए लोग बहुत जुड़ते नहीं है। अभी भी 60 प्लस, 50 प्लस, 70 प्लस वाले लोग ज्यादा दिखते हैं। तो वो नए लोगों को में इस प्रकार के जोड़ने के लिए जो हमारा पूना का ग्रुप है लोकायत, उसने बहुत महत्वपूर्ण तरीका निकाला है। वो तरीके को हमको डुप्लीकेट, क्योंकि जहाँ से जो अच्छा मिले हम सीखें और उसके आधार पे अपने सांप्रदायिकता विरोधी राष्ट्रीय अभियान जो केंद्रीकृत ना हो, कोई उसका कंट्रोलर ना हो, पर सब लोग वो काम कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ एक दूसरे से सीख रहे हैं, एक दूसरे की मदद ले रहे हैं और उस प्रकार से आंदोलन को मजबूत कर रहे हैं। वो एक मीडियम टर्म प्रोग्राम हमको लाना पड़ेगा। जी, मैं आपसे ये जो इसके कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अभी चल रहे हैं क्या, ये एक मेरा सवाल है। दूसरा मेरा कहना ये है, क्योंकि 142 करोड़ का ये देश है और उसमें अगर कुछ करना है तो मास लेवल पे करना पड़ेगा। और एक सुझाव जो मैंने दिया था कि जहां जहां पर शाखाएं लगती हैं स्वयंसेवक संघ की, आरएसएस की, उससे 100-200 मीटर दूर पे राष्ट्रीय ध्वज लेके और संविधान लेकर के
अगर शाखाओं का सिलसिला अगर शुरू किया जाए और वहीं पर ये केंद्र बनाए जाएं, सांप्रदायिकता विरोधी या संविधान के पक्षधर केंद्र या राष्ट्रवादी लोगों के केंद्र, तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी जो है ये काम आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ये काम, मैं तो कई सालों से इसका सुझाव दे रहा हूं, लेकिन ये इसके ऊपर काम करने वाला मुझे अभी तक एक भी संगठन नहीं मिला जिसने इसको एक इलाके में 10 शाखाओं के साथ में भी एक शाखाओं का काम किया है। राष्ट्र सेवा दल करता है, समाजवादियों का जो संगठन है वो अपनी शाखाएं लगाते हैं। वो आजादी के पहले से काम कर रहे हैं, सानू गिरोह जी की, एस.एन. जोशी जी की जो है प्रेरणा से जो है, लेकिन ये काम मास लेवल पे नहीं हो पाया। तो आपको मास लेवल के ऊपर, क्योंकि हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाएंगे या जो भी कुछ करेंगे तो उसमें तो काफी वक्त लगेगा, लेकिन अगर मास लेवल पे कोई चलाना है कोई चीज, तो इसी तरीके का कोई प्रोग्राम देना पड़ेगा जिससे हर कोई व्यक्ति गांव से लेकर शहर तक शामिल हो सके। इस पर आप क्या टिप्पणी करेंगे? देखिए, मुझे लगता है आपका सुझाव बहुत समयोचित है, इसकी बहुत ज़रूरत है। और ये, जैसे मैंने कहा कि पिछले 10 साल से मैं भी इस बात कर रहा था कि भाई सभी संगठनों ने साथ में आकर सांप्रदायिकता का मुकाबला करना चाहिए, पर उसकी पहली स्टेप अभी दिख रही है। और वो जैसे आप ये बात कर रहे हैं, मुझे ख्याल से एक तो शाखा का मीडियम हो सकता है, या दूसरा प्रभात फेरी का मीडियम हो सकता है, जो हमारे आज़ादी के आंदोलन में बहुत बड़ी बात थी। तो ये शाखाएं लगाने का मैं इस प्रस्ताव का बहुत स्वागत करता हूँ, और हम लोगों से अपील करते रह सकते हैं, क्योंकि लोग जितना ज़्यादा सांप्रदायिकता का खतरा पहचानेंगे, उतनी ज़्यादा संभावना है इन चीज़ों के आने की। और जहाँ तक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, मैं उसको आपको बताता हूँ कि उसको वक्त भी लग सकता है, उसको शॉर्टकट भी कर सकते हैं। जैसे मैं थोड़ा सा खुद के बारे में बताता हूँ। एक मैं आपको भेजूंगा, 18 वीडियोस का एक सेट बनाया है मैंने ऑनलाइन, और वो पूरा सांप्रदायिकता की ए से लेके जेड तक को एक्सपोज करता है। वो मेरे ख्याल से कोई हमारे कार्यकर्ता 2-3 दिन लगाकर सीरियसली देखे, उस पर चर्चा करें, ट्रेनिंग हो गई तो बहुत वक्त भी लग सकता है, और ज्यादा लोग उसको तो एक साथ करें। वो वीडियो कहाँ अवेलेबल है, किस नाम से अवेलेबल है? मतलब प्रोफेसर राम पुनियानी डालने से वो वीडियो 18 एक साथ मिलेंगे, या किसी एक मतलब किस तरीके से उनको निकाला जा सकता है या इस्तेमाल किया जा सकता है? अभी मैं आपको भेज दूंगा, ईमेल पे भेज दूंगा, पूरे ईमेल पे वो एक साथ है, मैंने बना के रखी है उसकी लिस्ट एक साथ। वैसे मेरे मैं दर्शकों के लिए मैं चाहता हूं कि आप बताएं, ताकि दर्शक भी जो है उनमें से जो भी देखना चाहे वो अपने आप उसको तलाश सके और देख सके। वो मेरे YouTube चैनल पर आ जाएंगे, आज ही मैं डलवा देता हूँ YouTube चैनल पर। वो इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, मेरी YouTube चैनल पर भी डलवा देता हूँ, और मैं आप लोगों को तो ईमेल से भेज दूँ। तो जी, ये बहुत अच्छा रहेगा, उसका उपयोग हो पाएगा, और अपने जो भी संगठन है वो अपनी वर्कशॉप करें और एक एक वीडियो के ऊपर अपनी चर्चा करें, तो उससे दिमाग भी खुलेगा और नए विचार भी आएंगे, और तथ्यों को तलाशने की एक आदत भी पूरी तरीके से बनेगी। तो हम लोग और आगे बढ़ते हैं। अभी इस समय जो है पार्लियामेंट में तो जाति को लेकर के चल रहा है ना, कि भाई जिसकी जात का पता नहीं है वो जाति जनगणना कराना चाहता है। मैं ये जो है आपसे मेरा सवाल ये है कि जाति और धर्म का जो रिश्ता है, क्योंकि जो पूरा आधार है वो तो धार्मिक आधार है, जिससे जाति व्यवस्था, या हम कहें मनुवादी व्यवस्था, या मैं तो उसे सड़ी गली व्यवस्था मानता हूँ, वो जो है पैदा होती है। तो उसके संबंध में आप थोड़ा सा अगर आप स्पष्ट करेंगे तो अच्छा रहेगा दर्शकों की समझ बढ़ाने के लिए। मुझे लगता है कि जो बाबा साहब आम्बेडकर ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी कि हिंदू धर्म में ब्राह्मणवाद सबसे डोमिनेटिंग है, और महात्मा गांधी ने जिस प्रकार का हिंदू धर्म पालन किया, वो हमारी संत परंपरा से मिलता जुलता है। जैसे साने गुरु जी का हो, खरा तो एक ही धर्म जगाला प्रेम अर्पावे, यानी धर्म का वो पहलू जो नैतिक मूल्य देता है, वो हमें स्वीकार्य है। और धर्म के वो पहलू जो रूढ़ियां हैं, परंपरा है, धार्मिक किताबें हैं, या पूजा पाठ के स्थल हैं,
अभी तो नए नए बाबा लोग भी खड़े हो रहे हैं। ये सब चीज़ों का विरोध करके जो जैसे बाबा साहब ने कहा एनालिसिस ऑफ कास्ट, उससे तो अब अभी भी बहुत दूर है, पर उस दिशा में जाना ज़रूरी है। और मुझे लगता है इसमें जाति जनगणना का जो रोल है वो भी महत्वपूर्ण रहेगा। और देखिए, जो भी सामाजिक परिवर्तन होता है मेरे ख्याल से उसके पीछे तर्कवादी सोच ही होता है। जहाँ भी हम श्रद्धा और उस प्रकार के विश्वास में गए तो पुरानी रूढ़ियों को मजबूत कर देते। तो साइंटिफिक टेम्पर को भी विकसित करना, जैसे डॉक्टर दाभोलकर थे, नरेंद्र दाभोलकर, उन्होंने जिस प्रकार का आंदोलन चलाया उससे भी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है और अपने इसमें इंटीग्रेट करने की जरूरत है। तो धर्म का जहाँ तक सवाल है, अब आप देखिए कि 1970 के पहले भी धर्म तो था, पर जिस प्रकार से धर्म का उपयोग राजनीति में किया गया तो वो सब एक अलग प्रकार का चैप्टर है। अब सभी लोग नास्तिक तो बन नहीं सकते, भगत सिंह जैसे या बहुत सारे लोगों के जैसे, पर सभी लोगों के बीच में जो धार्मिक आस्था का भाग है उसके बदले नैतिकता का भाग लाने की ज्यादा जरूरी है। और नैतिकता में बहुत सारे धर्मों में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं, उसमें कोई शक नहीं है। जी, इस समय जो देश का वातावरण है वो अंधभक्ति वाला वातावरण है, और अंधभक्ति के खिलाफ में जिन्होंने आंदोलन चलाया उनकी हत्या हुई, डॉक्टर दाभोलकर की, और जो है कॉमरेड पानसारे जी की हत्या हुई, प्रोफेसर कुलबर्गी की हत्या हुई, गौरी लंकेश की हत्या हुई, और वो सिलसिला लगातार चल रहा है। तो जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं इस समय, वो तो पूरी तरीके से वो ये चाहते हैं कि देश से तर्क खत्म होना चाहिए, और तर्क का, बहस का, विमर्श का कोई भी अवसर वो समाज के अंदर लोगों को देना नहीं चाहते। उसका मुकाबला किस तरीके से होगा, क्योंकि समाज में अंधभक्ति तो लगातार बढ़ती ही जा रही है, बिल्कुल स्पष्ट तौर पे दिखलाई पड़ता है। जैसे आपने कहा थाली और ताली बजा करके अगर लोग कोरोना को भगा रहे थे, मिटा रहे थे, तो अंधभक्ति का एक स्वरूप था, या पूरे देश के अंदर, दुनिया के अंदर गणेश जी को दूध पिला रहे थे, वो भी एक उसका एक तरीका था। तो मेरा कहना ये है कि अंधविश्वास के खिलाफ में, केवल सांप्रदायिकता के खिलाफ में बोलने से नहीं काम चलेगा, या अंध श्रद्धा के या अंधभक्ति के खिलाफ भी, या मैं और आगे बढ़ के कहना चाहूंगा कि भाग्यवाद के खिलाफ में या नीतिवाद के खिलाफ में, इसके खिलाफ में भी आपको एक स्टैंड लेने का काम करना पड़ेगा। उसी से तार्किकता समाज की बढ़ेगी। इस पर आप क्या सोचते हैं? फिर मैं चाहूंगा कि जो है डॉक्टर आनंद प्रकाश जी जो है वो कुछ एक दो सवाल करेंगे, क्योंकि केवल 8 ही मिनट बचे हैं, 7 ही मिनट। जी देखिए, जो जहाँ तक अंधविश्वास का सवाल है, अंधविश्वास के खिलाफ संघर्ष और सांप्रदायिकता के खिलाफ संघर्ष, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और हमको यहाँ, जैसे महाराष्ट्र में, यहाँ की अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति से मेरा काफ़ी अच्छा संबंध रहता है। मैं उनके टूर्स में उनके साथ जाता हूँ और अपने कार्यक्रमों में भी जहाँ है उनको बुलाने की कोशिश करते हैं। तो ये आपका बहुत अच्छा सुझाव है, इसको और भी मजबूत करने की ज़रूरत है। अंधश्रद्धा के खिलाफ, भाग्यवाद के खिलाफ, और जो पुनर्जन्म वगैरह के पिछले जन्मों का पाप है, ये सब के खिलाफ आवाज़ उठाना। क्योंकि देखिए, धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ मुझे पहले क्या लगा था जब शुरुआत की थी यात्रा की, कि भाई क्या है, सरल है, हिंदू मुसलमान का झगड़ा, बता दो। पर जब गहराई में गया तो देखा कि इसका संबंध तो हमारी सब चीज़ों से है। स्त्रियों के अधिकारों से है, दलितों के अधिकारों से है, हमारे तर्कवाद से है। तर्कवाद में देखिए ना, जहाँ नेहरू जैसे लोग या अम्बेडकर जैसे लोग 100% रैशनलिस्ट से, और ये जो हमारे धर्म के नाम की राजनीति चलाने वाले पूरे श्रद्धा के आधार पर समाज को चलाते हैं। तो ये दोनों संघर्ष मिलकर चलना चाहिए। ये बात आपकी मैं जोड़ता हूँ। इस पे थोड़ा एम्फेसिस, इस पे थोड़ा जो जोर है वो ज्यादा देना चाहिए। तब देखते हैं कि परिवर्तन तो हमेशा राजनीतिक दल से आता है, राजनीतिक आंदोलन से आता है, लेकिन ये सामाजिक आंदोलन वाले अक्सर इनसे दूरी बना करके रखने की कोशिश करती है कि अपने आप को राजनीति में इन्वॉल्व न किया जाए। जबकि हमारे सामने प्रत्यक्ष उदाहरण है कि एक सांस्कृतिक संगठन के नाम पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विशुद्ध राजनीति करता है
और राजनीति में अपने सांस्कृतिक संगठनों के माध्यम से, सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से जो कि कहीं से भी उनकी सांस्कृतिक गतिविधियां नहीं है, उसके माध्यम से वो सीधे-सीधे राजनीति को प्रभावित करता है, राजसत्ता को प्रभावित करता है। तो यह जो माने उनके विरुद्ध खड़ी होने वाली ये सेकुलर ताकतें हैं और ये वैज्ञानिक सोच के लोग हैं, इनको आखिर कैसे राजनीतिक प्रक्रिया से जोड़ा जाए और राजसत्ता की तरफ, राजसत्ता में अपनी सहभागिता हो, सही सहभागिता हो, इसके लिए इनको जोड़ा जाए। इस पर आपका क्या है? देखिए, इसमें बहुत बड़ा कदम कि बीजेपी को राजनीतिक तौर से पीछे ढकेलना, ये उसका पहला कदम, क्योंकि ये जो तर्कवाद को विरोध करने वाली ताकतें हैं, इसको सरकार भी बहुत बढ़ावा दे रही है। आप देखिए, हमारी किताबों के माध्यम से और किन लोगों को, तथाकथित बाबा लोगों को बड़ी-बड़ी ज़मीनें देते हैं, बहुत कुछ फैसिलिटी देते हैं। बाबा रामदेव का उदाहरण देख लीजिए। तो ये एक जो राजनीतिक आंदोलन में, ये राजनीतिक आंदोलन का भी एक बहुत बड़ा भाग होना चाहिए कि अंधश्रद्धा जो फैलाते हैं उनके विरोध में कार्यवाही होना चाहिए, क्योंकि हमारे संविधान के खिलाफ है। ये जो अंधश्रद्धा के आधार पे प्रचार करते हैं वो हमारे संविधान के खिलाफ है। तो ये इस पर भी हमको एक अपने पूरे आंदोलन का भाग बनाना चाहिए। और आनंद जी, मेरा विश्वास है कि जो ये हमारे सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैं वो इसके बारे में काफ़ी जागरूक है, यानी उनको समझाने की ज़रूरत नहीं है, केवल इस बात को ट्रिगर करने की ज़रूरत है, शुरू करने की ज़रूरत है कि अंधश्रद्धा के खिलाफ भी हमको उतना ही आंदोलन करना। और उसमें मैं एक आपको अच्छी बात बता दूं, अभी पिछले हफ्ते भोपाल में अंधश्रद्धा निर्मूलन की एक पहली बार वहाँ बड़ी मीटिंग हुई, उसमें काफ़ी लोगों ने हिस्सा लिया और उन्होंने कहा हम भी इसमें काम करना चाहते हैं। तो ये काम करने की इच्छा तो बहुतों को है, तो हम उनको कैसे मदद करवा सकते हैं। हमारे बम्बई में ये अंधश्रद्धा के खिलाफ कई लोग काम करते हैं, तो उनको वो अपने साथ जुड़े हुए हैं, उनको उनकी मदद लेकर जगह जगह जहाँ हमारी ब्रांचेस है वहाँ उनको भी बुलाने का। सरल बात तो यही है कि जहाँ चल रहा है एक आध बार उनको बुला लिया और अंधश्रद्धा के बारे में भी एक मीटिंग रख ली या खुद होकर मीटिंग रख ली। डॉक्टर दाभोलकर के तो बहुत सारे वीडियोज इसमें हैं जो बहुत अच्छे से बताते हैं। मेरे ख्याल से वो मराठी में भी है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, उसका भी उपयोग कर सकते हैं। सर, जी ये सर अंधश्रद्धा फैलाने के लिए, अंधसत्ता को पुख्ता करने के लिए इस समय की सत्ता पूरी तरीके से लगी हुई है और उसी के खिलाफ है कि तर्क संगत को, तर्कवाद को, वैज्ञानिकता को हम कैसे आगे बढ़ावें। तो ये सारी चीज तो सत्ता का तो सहयोग उसमें चाहिए। तो फिर ऐसी हालत में ऐसी सत्ता लाने के लिए तो हमको राजनीतिक सहभागिता करना पड़ेगा। और हम देखते हैं कि हमारे सामाजिक संगठन इस तरह के लोग राजनीति से दूरी बना करके रखने की कोशिश करते हैं। राजनीति तो बहुत गंदी है, हम इसमें नहीं जाएंगे, हम इसकी बात नहीं करेंगे। अरे भैया, जब आप वो नहीं करोगे तो फिर तो यही अंधश्रद्धा वाले लोग गैर राजनीति के नाम पर अपना लोग तो इस तालमेल को बैठाने के लिए कैसे